नमस्कार साथियों, आप सभी का द मिस्टर क्लासेस में स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की श्रृंखला में चौथा क्लास लेकर के आए हैं, जो क्लास 6 का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का जो किताब है, पृथ्वी हमारा आवास, उसका चौथा चैप्टर, जिसका शीर्षक है मानचित्र। इससे पहले के क्लास में हम लोग पढ़े थे पृथ्वी की गतियाँ, जिसमें हम पृथ्वी का घूर्णन गति और परिक्रमण गति के बारे में बताए थे। आज हम लोगों को पढ़ना है मानचित्र यानी कि मैप। ठीक है, तो वैसे जितने भी विद्यार्थी हैं जो यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या कोई पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह उपयोगी साबित होगा, क्योंकि इस श्रृंखला में हम लोग 6 to 12 जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उनको हम लोग कवर करने वाले हैं, जो कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट है। और कोई ऐसा नहीं है कि ये एनसीईआरटी का सार है, ऐसा कुछ नहीं है। चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग पढ़ते हुए जा रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का हम लोग टॉपिक, मानचित्र। तो पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग। ग्लोब में अध्ययन करने की कुछ सीमाएं होती है। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है, लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि मैप का यूज़ करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का भाग का पैमाना के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं, जबकि बहुत से मानचित्रों को एक साथ रखा जा सकता है जब तक एक एटलस बन जाता है। एटलस समझ में आ रहा है, जिसमें कंप्लीट आपका क्षेत्र आ जाता हो। एटलस विभिन्न प्रकार तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें कुछ नाम जो है सो कुछ नीचे इसका वर्णन किया गया है। क्या है, तो सबसे पहला आता है भौगोलिक मानचित्र। तो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति जैसे हो गया पर्वत, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, पर्वत समझ में आता है, पठार किसको बोलेंगे, पर्वतों की श्रृंखला को। मैदान समझ में आता होगा, नदी भी समझ में आ जाता होगा, और महासागर भी समझने में कोई परेशानी नहीं होती होगी आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आता है राजनीतिक मानचित्र। ठीक है, इसमें क्या क्या मिलेगा हमको, राज्य, नगर, शहरों तथा गांव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। समझ में आया, जिसमें से हमको स्टेट बाउंड्री हो गया, सिटी का बाउंड्री हो गया, है ना, ये सब जिसमें हमको पता चलता है वो राजनीतिक मानचित्र कहेंगे उसको, यानी कि पॉलिटिकल मैप कहेंगे। ओके, अब नेक्स्ट आता है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र क्या है, तो कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र हो गया, वर्षा मानचित्र हो गया, वन तथा उद्योग आदि के लिए विवरण को दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। तो इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उसका उचित नामकरण किया जाता है। ठीक है, अब आता है मानचित्र के 3 घटक हैं। 3 चीज़ों से मिलकर मानचित्र बनता है। क्या क्या, दूरी, दिशा और प्रतीक।
तो सबसे पहले हम लोग दूरी को देखते हैं, ठीक है। मानचित्र एक ऐसा आरेखन होता है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। मतलब मानचित्र में हम लोग क्या करते हैं, अब देखिएगा कोई भी मैप देखिएगा तो उसमें लिखा होगा उसका पैमाना। मान लीजिए मानचित्र में सपोज 1 सेंटीमीटर हम नापते हैं, तो उसका वास्तविक जो होगा, वास्तविक जो होना चाहिए वो हो सकता है कि वो 100 किलोमीटर को शो करे, कुछ इसी प्रकार से ये होगा, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर स्थल के लिए 5 किलोमीटर को दर्शाया जाएगा, जैसे कि अभी आप लोगों को हम समझाए, ठीक है। इसी प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीप या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 5 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर हो जाएगा, है ना, को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इसी प्रकार मानचित्र को बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार के जो मानचित्र होंगे, तो बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। देखिए, है ना, यहाँ पे क्या है, पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर लिखा गया है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, 10 मीटर लिखा गया। यानी कि हम यदि कोई स्पेशल, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ खेल का मैदान और विद्यालय का दूरी ऐसे मापेंगे, यहाँ से मान लीजिए 1 सेंटीमीटर मेरा दूरी निकल रहा है स्केल पे, तो ये कितना हो जाएगा, 10 मीटर का दूरी ये बताएगा। क्लियर है। चलिए, इसके बाद आता है दिशा। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर ऊ लिखा होता है, यानी कि उत्तर दिशा को वो दिखलाता है, ठीक है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दिखलाता है, दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं, तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं, है ना, आसानी से। उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया जाता है। वे प्रधान दिशा बिंदु कहे जाते हैं। अब इनके बीच में भी 4 को बिंदु आ जाएगा। देखिए इसमें जैसे दिखा है ना, ये क्या है, उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम और ये पूरब। अब बीच बीच में आप देख पा रहे हैं, तो ये पश्चिम और उत्तर के बीच, यानी कि पश्चिम और उत्तर के बीच का जो जगह होगा उसको उत्तर पश्चिम कहेंगे। उसी प्रकार से पश्चिम और दक्षिण के बीच का जो जगह होगा उसको दक्षिण पश्चिम कहेंगे। समझ में आ रहा है। ऐसे बीच का जो जगह है, दोनों जगहों के, जैसे कि सपोज ये हम उत्तर पूर्व का उदाहरण आपको दिखा रहे हैं, तो ये उत्तर और पूर्व के बीचों बीच स्थित है, इसलिए उत्तर पूर्व इसको कहेंगे। क्लियर है। चलिए, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो बीच की 4 दिशाएं हैं, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है।
ठीक है। चित्र 4.1 में निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा। तो कौन सा है विकास का घर, कहाँ है? ये विकास का घर है, ठीक है, ये विकास का घर हो गया। और ऊपर में क्या है मेरा? उत्तर दिशा है, ठीक है। हमको क्या बताया? सामुदायिक केंद्र ये कहाँ पे है? उत्तर दिशा है। और इसके बाद क्या बताने बोला? ये खेल का मैदान, ठीक है। तो ये खेल का मैदान कुछ इस टाइप से इधर चला जाएगा। तो ये उत्तर, ये दक्षिण, इधर दक्षिण, इधर पश्चिम, इधर पूर्व। तो ये किस जगह पे बता रहा है? उत्तर पूर्व की दिशा में या पूर्व उत्तर की दिशा में खेल का मैदान उसका घर का है, सामने है। क्लियर है? चलिए, ठीक है। और भी आप देख सकते हैं, दुकानों से विद्यालय की दिशा आराम से आप निकाल सकते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि हम दिशा सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसे चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है, जिसको हम लोग कंपास बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है? यह है दिशा सूचक या दिक् सूचक, जिसको कहते हैं हम लोग कंपास इंग्लिश में बोलते हैं। ये क्या होता है कि इसमें एक कांटा लगा होता है जिसके ऊपर में एक मैग्नेट होता है। मैग्नेट हमेशा जो है सो उत्तर दिशा को दिखलाता है, क्योंकि उत्तरी ध्रुवों के साथ वो मैच करता है, यानी कि वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये मैच करता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? चलिए आपको कुछ ऐसे हम समझाते हैं और अच्छा से। देखिए, पृथ्वी हमारा कैसा है? गोल है ना। इधर आपका हो गया साउथ पोल, इधर हो गया नॉर्थ पोल, यानी कि उत्तरी पोल हो गया, यानी कि अक्ष, और ये दक्षिणी अक्ष हो गया। अब हम क्या किए कि एक कंपास में यहाँ पे आगे साइड एक लगा दिया चुंबक, ठीक है। अब आपको पता है कि चुंबक कैसे काम करता है, उसमें भी दो पोल होता है ना, साउथ और नॉर्थ, दो पोल होता है। अब इसमें क्या खेला होता है, आप लोगों को पता होगा कि यदि दो चुंबक हम आपस में लगाएं तो उसमें दो दिशा जो होता है, मान लीजिए हम लिखते हैं साउथ और नॉर्थ, ऐसे ही दो चुंबक एक दूसरे के पास में रखते हैं, इधर भी नॉर्थ लगा देते हैं और इधर भी साउथ लगा देते हैं। अब क्या होगा? नॉर्थ नॉर्थ मिलेगा तो क्या होगा? वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो जो सेम पोल का होता है, यानी कि हम यदि साउथ और साउथ पोल को एक दूसरे के सामने लाते हैं तो वो अट्रैक्ट नहीं करता है, एक दूसरे को विपरीत दिशा में फेंकता है ना। और वहीं साउथ और नॉर्थ को यदि चुंबक के सामने एक दूसरे के सामने लाते हैं तो वो चिपक जाता है। आप चुंबक से बचपन में अवश्य खेले होंगे, उसे पता होगा कि एक साइड से चिपकता है चुंबक, एक साइड से नहीं चिपकता है। सेम वही प्रिंसिपल इसमें काम करता है आपका। हमारा जो पृथ्वी का पोल है, ठीक है, ये आपका नॉर्थ और ये साउथ पोल, ये दोनों चुंबक की भांति काम करता है। ये सबसे बड़ा चुंबक है कह सकते हैं। अब छोटा चुंबक यदि इधर नॉर्थ मेरा है ऊपर में और साउथ पोल आगे साइड हमें लगा के छोड़ दें कोई तीर में, तो वो सिंपल सा बात है, नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करेगा तो एक सीध में रहेगा वो। तो इसी से हमको पता चल जाता है दिशा। ये दिशा सूचक यंत्र ऐसे ही काम करता है। क्लियर है? चलिए, अब आता है प्रतीक। मैप को हम लोग पढ़ने के लिए, अब मैप में हर एक जगह पे हर एक चीज़ को लिखना संभव नहीं है, इसलिए उसके लिए क्या किया गया है? सिंबल डिजाइन कर दिया गया है, ठीक है। क्या है प्रतीक? यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार की विभिन्न आकृतियां, जैसे भवनों हो गया, सड़क हो गया, पुल हो गया, वृक्ष हो गया, रेल की पटरी, कुएं आदि को दिखाना संभव नहीं होता है ना।
इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाते हैं कि प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इसका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं तो आप इन चिन्हों की सहायता ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कौन सा चिन्ह है। रेलवे लाइन के लिए कुछ इस टाइप का आपको दिखाई देगा, दिखता है ना मैप में। सड़क के लिए, कच्चा पक्का सड़क के लिए कुछ ऐसा दिखाई देगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लिए ये सिंबल यूज होगा। नदी, कुआं, तालाब जिसमें पानी होता है उसको इस टाइप का सिंबल आपको नजर आएगा उसमें। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, ये सब के बारे में ऐसा दिखाई देगा, है ना। पोस्ट ऑफिस में पीओ हो जाता है, पोस्ट एवं टेलीग्राम ऑफिस पीटीओ हो जाएगा। पुलिस स्टेशन के लिए पीएस लिख दिए। बस्ती, कब्रिस्तान के लिए ऐसा लिख देंगे। पेड़, घास, कुछ ऐसा हम सिंबल बना देंगे। समझ में आया आप लोगों को? चलिए, तो के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, मतलब पूरा विश्व वाला बैठ के एक साथ बैठ के ये तय किया कि किसके लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे। चलिए, आप समझ पा रहे हैं आप यहाँ पे क्या है नहीं है? सो देखिए सिंबल से यहाँ पे आपको पता चल रहा है चर्च है, यहाँ पे मंदिर का सिंबल है, विद्यालय है, आ रहा है ना समझ में। यहाँ पे क्या है? कोई तालाब है या नदी है, ब्लू कलर से दिखाया गया है। पेड़ पौधे के लिए कुछ ऐसा दिखाई दिया है। रेलवे लाइन के लिए ये है। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो कुछ रूढ़ प्रतीक जो हम लोग अभी देख चुके हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का उपयोग जो हम लोग करते हैं वो जलाशयों को दिखाने के लिए जहाँ पे पानी है। भूरा रंग का उपयोग पर्वतों को दिखाने के लिए। पीला रंग का यूज़ करते हैं पठारों को दिखाने के लिए। हरा रंग का मैदानों को दिखाने के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है रेखा चित्र। ठीक है, रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर यथास्थ और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान से दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होता है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ता की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए कच्चा आरेखन बनाता है, मैप बना देता है। इस प्रकार कच्चे आरेखन को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। इसे रेखाचित्र या मानचित्र कहते हैं। क्लियर है? होता है ना, जैसे कि कोई आपका दोस्त जो है ऐसा बताया कि मेरा घर, मान लीजिए किसी का यहाँ पे घर है और आप यहाँ पे रहते हैं। चलिए यहाँ पे बी लिख देते हैं, ठीक है, ये बी। ओके, अब इसका रोड कैसा है? तो यहाँ से स्टार्ट होता है ऐसे 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 करके इसके यहाँ जाता है। अब यहाँ पे एक मंदिर है, सपोज हम मंदिर बना दिए। यहाँ पे एक बड़ा सा आम का पेड़ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ और भी पोस्ट ऑफिस मान लीजिए पीओ लिख देते हैं। इसके ठीक सीधा जाएंगे तो यहाँ पे एक स्कूल है। स्कूल बनाने के लिए हम ऐसे ही एस लिख देते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि एक मानचित्र हम तुमको बना के दे रहे हैं बाबू, तुम ऐसे पहुँच जाना। क्या करना कि अपने घर से सीधा आना, आम का पेड़ के पास आ जाना, वहाँ से तुमको उत्तर दिशा की ओर जाना है, ऊपर की ओर। वहाँ पे मिलेगा को मंदिर, मंदिर से फिर तुम पूरब की ओर मुड़ जाना। वहाँ से मुड़ने के बाद तुमको मिलेगा पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस से सीधा चलते आना तुम, फिर स्कूल मिलेगा, फिर वहीं से सीधा मेरा घर है, ठीक है। कुछ ऐसा बताते हैं तो साधारण से एक मानचित्र खींच के उसको दे देते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद आता है खाका। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है, ठीक है। कोई छोटा सा क्षेत्र के लिए हम बड़ा पैमाने पर अपने हिसाब से रेखा चित्र खींच दिया, ऐसा वैसा है, इसको खाका कहेंगे, ठीक है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम बड़े लोग बड़े पैमाने वाले मानचित्र
खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। चलिए, उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।